यहाँ पर हमें डायमेंशन निकालनी है वेक्टर स्पेस V की ओवर फील्ड R यानी कि VR की हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर वेक्टर स्पेस जो डिफाइन किया गया है वो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस उसके अंदर बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर ए आई जे उन मैट्रिक्स के एंट्रीज को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ए आई जे इक्वल्स टू माइनस जे आई ये कंडीशन है, और ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो वो किस तरह से हो सकता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए, तो ये जीरो होंगे सारे डायगोनल एलिमेंट्स। और यहाँ आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं, पहला यहाँ पर दो नॉन जीरो, इसी तरह ऊपर तक जाएगा n-1 नॉन जीरो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। नीचे उसके नेगेटिव्स होंगे। तो इस तरह से हमारा ये कोई भी मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। हमें यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन का सिंपल सा मीनिंग है कि हम कितनी चॉइसेस पर या कितने एलिमेंट्स पर इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1+2 अप टू n-1, ये टोटल नंबर ऑफ पोजिशंस होंगे जहाँ पर हम इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम इसका सम निकालते हैं तो क्या होगा, n-1 n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हमें मिल जाएगा n स्क्वेयर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। लेकिन क्योंकि हमें जो डायमेंशन निकालनी है वो ओवरफिल्ड रियल पर निकालनी है, तो यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा टाइप का होता है तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो तरह से इंडिपेंडेंट है, ए की वैल्यू चूज करने के लिए और बी की वैल्यू को चूज करने के लिए। तो इस तरह से जितने भी हमारी पोजीशन थी उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, फाइनल आंसर आपको मिल जाता है ऑप्शन सी। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस ओवर सी कहा होता तब इसके डायमेंशन सिर्फ n-1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 होती, क्योंकि हमारे पास उतनी ही एंट्रीज हैं। उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स ओवरफिल्ड सी पर कोई दो चॉइसेस नहीं है, वो सिर्फ एक में ही कंसीडर किया जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर होगा। यानी कि आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जैसे हम फील्ड को चेंज करते हैं वेक्टर स्पेस के डायमेंशन भी चेंज हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है, नहीं तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स और ऐड हो जाते, क्योंकि अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स पर जीरो या प्योरली इमेजिनरी, वहां पर थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी चीज याद रखेंगे। हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और हमें ए रेज टू द पावर 102 का ट्रेस फाइंड आउट करना है। ट्रेस फाइंड आउट करने का सिंपल सा मीनिंग है कि आप इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए और उनका सम करके ट्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि चाहे अपर हो चाहे लोअर हो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स है 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट आइगन वैल्यू होगा -1 प्लस सॉरी माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ से आइगन वैल्यूज ए की मिल गई हैं, ए की आइगन वैल्यूज हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 102 की। यहाँ पर इनका सिर्फ इंडेक्स कर दीजिए आप, यानी कि 1 की पावर 102, ओमेगा की पावर 102 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 102, यही इसके आइगन वैल्यू होंगी। क्योंकि ये रिजल्ट होता है कि अगर लैम्डा किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा की पावर n आइगन वैल्यू होगा ए रेज टू द पावर n का। यहाँ से 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होगा। ओमेगा की पावर 102 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 रेज टू द पावर 34, और यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, इस तरह से ये आइगन वैल्यू भी 1 आएगी। फाइनली हमें 1 1 और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 102, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 34, यानी कि ये आइगन वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी। ए
रेज़ टू द पावर 102 की आइगन वैल्यू 111 आई है। अगर इसका हमें ट्रेस फाइंड आउट करना है, इसका सिंपल सा मीनिंग है 1 + 1 + 1 यानी कि 3, यानी कि इसका ट्रेस 3 होगा और 3 जो ट्रेस है वो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यही करेक्ट होगा। मैट्रिक्स बताना है जो डायगोनलाइजेबल नहीं है, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है और कौन सा डायगोनलाइजेबल है। ऑप्शन ए को देखते हैं, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ जाएगा 3 और डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका 1। अगर मैं इसके हेल्प से अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, x² - 3x + 1 = 0। और अगर मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करता हूं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 ± √5/2। ये बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट्स डिफरेंट हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता ही होता है। ऑप्शन ए आपका डायगोनलाइजेबल होगा, तो ये हमारे लिए करेक्ट चॉइस नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। अगर ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कोई सा भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर हो लोअर हो, उसकी जो आइगन वैल्यू होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसकी आइगन वैल्यू 1 और 2 यानी कि डिफरेंट आइगन वैल्यू हो गई। अगर किसी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 0 होगा और डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो 1 होगा। अब इसके हेल्प से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाता हूं तो वो क्या होगा, x² + 1 = 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x² = -1 और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आयोटा स्क्वायर से। x का वैल्यू आ जाएगा ± आयोटा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज हैं लेकिन डिफरेंट हैं, तो ऑप्शन सी भी आपका डायगोनलाइजेबल होगा, इसलिए ये भी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गए तो बचा ऑप्शन वही डायगोनलाइजेबल नहीं है। डायगोनलाइजेबल होने के लिए आपको क्या चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू होना चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। अगर ऐसा है तो यहाँ पर डायगोनलाइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी को अगर देखते हैं तो आइगन वैल्यू इसकी क्या होंगे, 1 1। रिपीटेड आइगन वैल्यू है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है, ये श्योर नहीं करती हैं कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस होता है, मे और मे नॉट। मे एंड मे नॉट का दोनों का केस होता है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसकी 1 के अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर 2 है, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम चेक करेंगे 1 की कितनी है। अगर 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 के बराबर नहीं आएगी तो तब हम इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सॉल्व करना होगा a - λi = 0, इसका डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है, आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a - i = 0, यानी कि आपको नलिटी फाइंड आउट करनी होगी a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आइगन स्पेस का। इस आइगन स्पेस की नलिटी फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ से अगर मैं a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट करता हूँ तो वो क्या होगा, वो होगा 0 1 0 0। और इस मैट्रिक्स की आपको रैंक यहाँ से पता चल जाता है कि रैंक a माइनस आई होगी 1, इसलिए नलिटी इसकी क्या हो जाएगी 1। नलिटी से मतलब है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आई है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, इसलिए डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब हम कंफर्म हो गए हैं। यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड डिनोट करता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी, और हमें बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो साइक्लिक ग्रुप और ये जो ऑप्शंस हैं ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड हैं, तो हम ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक आइसोमॉर्फिज्म जो होती है वो जी से जी बार यानी कि अदर ग्रुप पर डिफाइन की जा सकती है, जो कि 1 1 एंड 1 2 होती है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व।
इसमें ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व रहता है। अगर यही आइसोमॉर्फिज्म अगर सेम सेट पर यानी कि सेम ग्रुप पर हो जाए, यानी कि G/2 इटसेल्फ, तब ये ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है खुद से खुद पर होता है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में सम बेसिक डिफरेंस है, यानी कि सारे की सारी ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो आपकी आइसोमॉर्फिज्म कहलाएंगे। रिवर्स में आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस टाइप के हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ओवर जेड एन। सो इसको हमें पता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन जो आइसोमॉर्फिक होता है वो यू एन के होता है। यू एन सेट हम सभी लोग जानते हैं, इसमें वो सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं जो एन के साथ को प्राइम होते हैं और लेस देन होते हैं। ये ट्रू होता है सभी इंटीजर एन के लिए, फॉर एवरी इंटीजर एन। अब हम यूएन पर कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे। यूएन पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं या हम उनको फैक्ट कह सकते हैं। तो फैक्ट 1 है कि यू एम एन जो होता है वो आपका यू एम इंटू यू एन, अगर जी सी डी ऑफ एम एन इज 1 है, यानी कि अगर एम एन को प्राइम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो फैक्ट 2 है वो हम लिख सकते हैं यू पी रेज टू द पावर एम जो आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी रेज टू द पावर एम माइनस जेड पी रेज टू द पावर एम माइनस 1। और ये जो ट्रू है ये उन प्राइम्स के लिए ट्रू है जो ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2 के लिए ये ट्रू नहीं है। यहाँ पर 3 जो पॉइंट है u 2 रेज टू द पावर m जो आइसोमॉर्फिक होता है वो z2 डायरेक्ट सम विद z2 रेज टू द पावर m माइनस 2, और ये जो m है यहाँ पर ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी कि क्या तो ये बोलो या आप ये बोल सकते हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक और बात करेंगे u4 ये जो आइसोमॉर्फिक होता है डायरेक्टली Z2 के होता है। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं किस तरह होता है। और U2 जो सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है और वो होता है 0। तो ये आपके 4-5 फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट और याद रखेंगे, अगर UN साइक्लिक है मीन्स इफ एंड ओनली इफ UN साइक्लिक होगा, अगर n का जो वैल्यू है वो 1 2 4 या p रेज टू द पावर k या 2p रेज टू द पावर k है, अगर इस टाइप से है वेयर p इज ओड प्राइम एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेयर p इज ओड प्राइम का मतलब यानी कि 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 इवन प्राइम होता है, ओड प्राइम है और k का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर इस केस में है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं UN साइक्लिक होगा। जैसे कि n का वैल्यू 4 है तो U4 आपका साइक्लिक होगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहीं पर डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि हमें पहले चेक करना है ऑटोमॉर्फिज्म, ये फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4, और हमें ये पता करना है कि साइक्लिक है या नहीं है। जो फैक्ट अभी हमने डिस्कस करे उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं ये आइसोमॉर्फिक होगा U4 के। और अभी मैंने बताया कि UN साइक्लिक होता है अगर या इफ एंड ओनली इफ n का वैल्यू 1 2 4 p रेज टू द पावर k या 2 p रेज टू द पावर k टाइप का होता है। तो यहाँ पर 4 है तो U4 जो है वो साइक्लिक होगा, या पहले मैंने बताया ये जो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के, और Z2 भी साइक्लिक होता है। दूसरा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z6, और Z6 जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा U6 के, और U6 को हम लिख सकते हैं U2 इंटू U3, क्योंकि यहाँ पर 2 3 का जो GCD है वो 1 होता है, या U6 को हम लिख सकते हैं 1,5, इसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे और ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, और Z2 जो होता है हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। बात करते हैं थर्ड सेट की, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8,
और Z8 जो आइसोमॉर्फिक होगा वो U8 के होगा, और U8 को हम लिख सकते हैं U2 रेज टू द पावर 3, और ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2 डायरेक्ट सम विद Z2। ये Z2 कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि Z2 डायरेक्ट सम विद Z2 रेज टू द पावर m-1, सॉरी m-2, एंड m जो है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 - 2 1 आएगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से Z2 आ जाता है। और ये हम जानते हैं कि ये जो है नॉट साइक्लिक होता है। इसको आप देख भी सकते हैं किस तरह ये नॉट साइक्लिक होता है। यही हमारा डिजायर्ड ऑप्शन होगा। और 4 में जो था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 ये आइसोमॉर्फिक होगा U10 के, और U10 जो सेट होता है वो होता है 1 3 7 9। और अगर हम जनरेटर 3 की बात करें तो वो इसको जनरेट कर पा रहा है या नहीं देख लेते हैं। ये क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 1 3 हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 2 9, ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 27, और जब इस पर मॉड्यूलो अप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 7, क्योंकि मॉड्यूलो 10 भी इस पर वर्क कर रहा है, और 3 रेज टू द पावर 4 जो होगा वो 1 होगा, यानी कि 81, और मॉड्यूलो अप्लाई करने पर वो 1 रिमाइंडर दे देगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेट है वो 3 से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है वो साइक्लिक है U10 भी। तो हमारा जो डिजायर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पर हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन है जो R3 से R3 पर डिफाइन है, और किस तरह से वो अपने इनपुट को आउटपुट में सेंड करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वायर चाहिए, यानी कि रैंक चाहिए टी स्क्वायर की। टी स्क्वायर का रैंक चाहिए, तो इससे रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है। रैंक ऑफ ए बी, यानी कि प्रोडक्ट का जो रैंक होता है वो एटमोस्ट होता है मिन ऑफ रैंक ए रैंक बी, इसका एटमोस्ट होगा। अगर यहाँ पर हम बी को ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर देते हैं तो यहीं से हमें मिल जाता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ये हमें रिजल्ट मिल जाता है। एक थ्योरम होती है, थ्योरम कहते हैं कि नलिटी ऑफ ए ये बराबर होती है नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज, और रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक हो जाए, यानी कि A इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, तब हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर। हमने प्रीवियस स्टेप्स को यूज कर लिया, और इसी को अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ A रेज टू द पावर n हम लिख सकते हैं, जहां पर n आपका एक नेचुरल नंबर है। तो ये कुछ रैंक से रिलेटेड हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे जो हेल्पफुल होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो सबसे पहले हमारा जो टास्क होगा, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखें। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में, जिसको मैं टी बीटा से नोट कर सकता हूँ, वो क्या होगा, 1 3 2। आप सब जानते ही हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। 2 1 -1 ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा, और इस पर हम अगर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें फर्स्ट कॉलम मिलेगा 1 0 0 3 -5 -5, और लास्ट कॉलम मिलेगा 2 -5 -5। यहाँ पर सेकंड और थर्ड रोज प्रोपोर्शनल में है, तो आप एक को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि रैंक ऑफ टी आपकी 2 है, और अभी प्रीवियस स्टेप्स में हमने सीखा था कि रैंक ऑफ टी और टी स्क्वायर का सेम होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका रैंक ऑफ टी स्क्वायर 2 होगा। अगर नलिटी पूछी जाती है, नलिटी ऑफ टी, तो यहाँ पर 1 होगी। रैंक नलिटी थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन की गई है R3 से R3 पर,
और किस तरह से वो अपनी इनपुट को आउटपुट देता है, वो आप यहाँ पर टी की लिए देख सकते हैं। हमें बताना है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यानी कि नलिटी ऑफ टी क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। हम रैंक नलिटी थ्योरम से अगर रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं तो नलिटी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क होगा, कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, यानी कि जिसको मैं टी बीटा से डिनोट करूँगा। अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में मैं मैट्रिक्स फाइंड आउट करता हूँ तो वो क्या होगा, 1 3 2। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट किया जाता है, 2 1 -1। और अगर मैं अब इस पर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाता हूँ तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी, 1 3 2 0 -5 -5 0 -5 -5। सेकेंड रो और थर्ड रो आप प्रोपोर्शनल में देख रहे हैं, इसलिए आप एक को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया है कि रैंक ऑफ टी कितनी है, 2 है। अगर आप इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिखा रहा है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम रैंक के कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये हम सभी जानते हैं। और रैंक ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, रैंक ऑफ प्रोडक्ट ए बी, ये एटमोस्ट होता है मिन ऑफ रैंक ए रैंक बी के। अगर हम यहाँ पर बी को चेंज कर दें ए ट्रांसपोज से तो हम यहाँ से रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है यानी कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो जाए तो यहाँ पर हम, या यहाँ पर अभी नहीं, यहाँ पर अगर मैं ए ट्रांसपोज ले लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, या आप ले लीजिए ट्रांसपोज से रैंक सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा रैंक रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये एटमोस्ट होगा रैंक ऑफ ए। अब यहाँ पर एक थ्योरम हमें ये स्टेट करती है कि जो नलिटी ऑफ ए होती है ये इक्वल होती है नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ रैंक, तो रैंक ऑफ ए, क्योंकि रैंक नलिटी थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है तो हम ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे लिए सेम हो जाता है। इस कंसेप्ट को अगर यूज करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रैंक ऑफ ए इक्वल्स हो जाता है रैंक ऑफ ए रेज टू द पावर एन। यहाँ पर हमें नलिटी फाइंड आउट करनी थी टी क्यूब की, अगर रैंक मिल जाए, क्योंकि रैंक हमें टी का मिल गया है, रैंक है 2। इसी तरह से मैं रैंक लिख सकता हूँ टी क्यूब का क्या होगा, वो भी 2 होगा। रैंक नलिटी थ्योरम का अगर मैं यूज करता हूँ तो नलिटी ऑफ टी क्यूब हमारी क्या हो जाएगी, 1। इस तरह से 1 आएगा और ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। फंक्शन दे रखा है 2 वेरिएबल में और के इस फंक्शन को डिफाइन करने में यूज किया गया है। इस फंक्शन एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1 2 पर अगर निकालते हैं तो वो 15/√2 आता है। तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन यूनिट वेक्टर। आप इसकी डेफिनेशन पूरी इस तरह से देख सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन in the direction of the unit vector is called the directional derivative and it is denoted by duf. The definition of the directional derivative is this. इस डेफिनेशन को हम यूज करते हैं जब हमें ये चेक करना होता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज हम मोस्ट प्रोबेबली नेबुला एफ विद रेस्पेक्ट डॉट प्रोडक्ट विद यू कैप, इसको हम यूज करते हैं। नेबुला एफ हमें फाइंड आउट करना है होता है जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है, यानी कि ए बी पर। तो इस तरह से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। और हम यहाँ पर क्योंकि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप चाहे तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे लिमिट कंसेप्ट चाहे ये वाला नेबुला वाला। मैं लिमिट कंसेप्ट को यूज यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर लिमिट कंसेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो मुझे लिखना होगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा फंक्शन f 1 - h/√2 कॉमा 2 - h/√2
माइनस एफ ऑफ 1 2, क्योंकि हम 1 2 पर फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये डिवाइडेड बाय एच। ये इस तरह से हमने इसको लिखा, क्योंकि हमें जो फंक्शन दे रखा है उसके डिफाइनिंग स्ट्रक्चर से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट तो चलता ही रहेगा। तो मैं पहले एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ, लिमिट पॉइंट को बाद में लिख लूंगा, 1 - h/√2, और ये हो जाएगा 2 - h/√2। नेक्स्ट होगा -1 - h/√2 क्यूब, और ये होगा 2 - h/√2, -1 - h/√2 इंटू 2 - h/√2 क्यूब। इस तरह से हमें ये मिलेगा। फिर हम F12 की वैल्यू निकालेंगे। F12 की जो वैल्यू है वो आएगी 2k - 10, लेकिन नेगेटिव है इसलिए लिखेंगे 2k + 10 डिवाइडेड बाय एच। एच हमारा चलता रहेगा, और ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा इक्वल, ये किसके आएगा, 15/2 के इक्वल होगा, और हमारी जो लिमिट थी इस एक्सप्रेशन के लिए वो जा रही थी 0 को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं लिमिट यूज़ करता हूँ तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, जबकि यहाँ पर ये लिमिट इन्फिनिटी नहीं, ये 15/2 के इक्वल होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए मुझे इसमें एल हॉपिटल रूल यूज़ करना होगा, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एच प्रोडक्ट में यूज़ हो रखा है हर एक टर्म्स में। तो मैं उसको पहले लिख लेता हूँ, के आउटसाइड लिया मैंने, और ये हो जाएगा 1 - h/√2, 1 - h/√2, और सेकेंड हो जाएगा -1/√2, प्लस ये होगा 2 - h/√2 इंटू -1/√2, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकेंड टर्म का हम करेंगे तो -3 1 - h/√2 स्क्वायर 1 - 1/√2। डेरिवेटिव आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं, अगर मैं कहीं गलत कर जाऊं तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 - h/√2 क्यूब, और ये होगा -1/√2। फिर अभी आपको दो टर्म्स और लिखनी है लास्ट वाले के लिए। ये होगा 1 - h/√2 इंटू 1 - 1/√2 इंटू 3 2 - h/√2 स्क्वायर माइनस 2 - h/√2 क्यूब, और ये हो जाएगा -1/√2, और ये इक्वल्स टू होगा 15/2। यहाँ पर ये जो k वाला एक्सप्रेशन है जिसको मैंने सर्कुलर किया है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि हम k के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय h, यानी कि h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करता हूँ तो अब मुझे डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करना होगा। तो जब मैं लिमिट पुट करता हूँ h 0, तो ये क्या आएगा, k -1/√2 प्लस 2 इंटू -1/√2। ये k टर्म्स फर्स्ट टू टर्म्स हो गई। फिर नेक्स्ट आएगी -3 -1/√2 इंटू 2 -1/√2, और फिर मिलेगा -1/√2 इंटू 3 इंटू 4 -8 इंटू -1/√2 इक्वल्स टू 15/2। इस तरह से आपको यहाँ पर लिमिट मिली है इन टर्म्स ऑफ k। अब यहाँ से k का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, -3k/√2 प्लस 6/√2 प्लस 1/√2 प्लस 12/√2, सभी को आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना होगा, और इक्वल्स टू आपके चल रहा है 15/2। यहाँ से जब आप k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो k का वैल्यू आपको मिलेगा 4। तो इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो कि 15/2 दे रखा था, यहाँ पर k का वैल्यू 4 आ जाता है। यहाँ पर आप जो शुरुआत से ही 15/2 लेके चल रहे हैं वो √2 है, √2 से √2 कटेगा तभी आपका ये k का वैल्यू आएगा। तो ये थोड़ा मेरा मिस्टेक रहा, लेकिन कैलकुलेशन में फाइनली मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। k का वैल्यू 4 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट